प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी की आंचलिक उपन्यास और कहानियाँ लिखने के लिए सुविख्यात हैं। इनकी कहानियों में देश के सुदूर उन हिस्सों को, उन क्षेत्रों को लिया गया है या उन अंचलों को लिया गया है जो देश और दुनिया से अलग थलग अपना एक अलग ही प्रकार का जीवन यापन वहाँ के लोग करते हैं, या वो हिस्सा देश की मुख्य धारा से या देश की विकसित जो भाग हैं उनसे दूर अलग थलग बंटा हुआ है। ऐसे अंचलों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना और साथ ही वहाँ के सीधे साधे लोगों के जीवन का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ की पूरी संस्कृति का चित्रण करना फणीश्वर नाथ रेणु का उद्देश्य रहा है। तीसरी कसम वो कहानी है जिसके ऊपर मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम शीर्षक से फिल्में बन चुकी हैं। बहुत ही ये मार्मिक कहानी है। यहाँ पर इस कहानी को पढ़ते समय हम बारीकी से जब इसका आनंद लेते हैं या इसको हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ के जीवन के एक एक पक्ष को हम जान लेते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ की ये कहानी है वहाँ के लोग कितने सीधे साधे हैं, देश और दुनिया से कितने अलग थलग हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार वहाँ नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता है। आज भी देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का जीवन और क्षेत्रों की तुलना में अलग ही प्रकार का है, या यूं कहें कि वो मुख्य धारा से अभी भी दूर है। फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत सुंदर अंदाज में, बहुत प्रभावी अंदाज में इस तरह की आंचलिक कहानियां लिखी हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, वैसे तो इसमें कई पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र के रूप में हीरामन और हीराबाई दो पात्र हैं। हीरामन नाम का पुरुष पात्र और हीराबाई नाम की महिला पात्र, नायक और यूं कह सकते हैं नायिका। यद्यपि ये पति पत्नी रूप में नहीं है, लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने हमें प्रभावित किया है, जिस चरित्र ने हमें प्रभावित किया है, वो है भोला भाला हीरामन। अन्य पात्रों में पलटदास, लाल मोहर, धुन्नीराम, लहसनवा, महाजन और मुनीम का संयोजन किया गया है, या ये अन्य पात्र हैं। यहाँ पर नाम देखिए, हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लाल मनोहर, धुन्नीराम, लहसनवा। नामों से ही लग रहा है जैसे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, मैंने कहा ना, भोला भाला जो हीरामन है वो, उसका यहाँ पर सूक्ष्म चरित्र है, सूक्ष्म चरित्र चित्रण प्रस्तुत हुआ है। उसका जो स्वभाव है वो बहुत मनमोजी है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो सबसे लगाव रखता है, प्रेमी हृदय का व्यक्ति है, कोई उसके लिए पराया नहीं है। वो हर किसी के साथ आत्मीय भाव से जीना चाहता है, जुड़ जाता है वो सहज ही, मन में कहीं उसके पाप नहीं है। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जिस भी काम को करता है पूरी लगन से करता है, बहुत कर्मठ वो व्यक्ति है। वो स्वयं जानता है
कि मुझे करना क्या है या मेरा दायित्व क्या है। तो यदि हम हीरामन के चरित्र को आज के जीवन में उतार लें तो हम काफ़ी हद तक वर्तमान समय में जो हमारे अंदर चालाकियाँ आ गई हैं, जो हमारे अंदर बुराइयाँ आ गई हैं, उनसे हम बच सकते हैं। यहाँ पर हीराबाई एक नृत्य करने वाली के रूप में या एक नृत्यांगना के रूप में प्रस्तुत की गई है और हीरामन और हीराबाई लगातार दोनों के ऊपर यह कथानक आगे बढ़ रहा है। हीरामन गाड़ी चलाकर और अपना जीवन यापन करता है, बैलगाड़ियों के सहारे माल ढोकर और अपना वो जीवन निकाल रहा है, या अपने जीवन को यूं दूसरे शब्दों में कहें कि ढो रहा है। अभावों में जीते हुए भी हीरामन प्रसन्न है। ये कहानी पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की कहानी है और ग्रामीण परिवेश की भी एक वास्तविक या यूं कहे चित्रात्मक अंदाज में लिखी हुई कहानी है। इसके अंदर रोमांच भी है, रोमांस भी है, रोमांच और रोमांस दोनों। कई क्षण ऐसे आते हैं जहां पर यह कहानी वर्तमान की विधाओं में जो रोमांटिक, जो एक नया शब्द चला है, उसके क्षण बीच में देखे जाते हैं। ऐसे में हीरामन जो है वो कई बार पुलकित होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद में उसके अंदर वही पीड़ा, वही कसक चलती जाती है। कई प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं हीरामन के साथ घटित होती हैं और ऐसा लगता है कि ये सीधा साधा भोला भाला, बहुत ही सरल हृदय वाला जो गाड़ीवान हीरामन है, वही इस कहानी का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हीराबाई, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि एक नर्तकी है और एक बार वो उसकी गाड़ी में बैठती है, यानी उसकी गाड़ी को किराए पर लेती है। क्योंकि हीरामन का तो काम ही रोज यही था, वो गाड़ीवान था, तो उसने तरह तरह के माल लाद कर और इधर से उधर वो लाता ले जाता था। लेकिन हीराबाई जब उसके साथ बैठकर जा रही है तो उसका जो वर्णन कहानीकार ने या फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है वो देखते ही बनता है। बहुत ही रोचक अंदाज में उन्होंने वर्णन किया है। वो लिख रहे हैं कि आज उसकी गाड़ी में जो नर्तकी हीराबाई बैठी है, उसकी महक से उसकी गाड़ी और तन मन सब महक उठे हैं। हीरामन अनुभव करता है कि गाड़ी जब पूर्व की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। यानी गाड़ी मुड़ते ही और वो जो नर्तकी है हीराबाई, थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा उसे दिखाई देता है। वर्णन है कि सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। नाक के ऊपर जो आभूषण उसने पहन रखा है उसका हीरा आदि चमक रहा था। अब धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ती जा रही है और एक वर्णन आया है, एक शब्द आया है, पवनिया गंध, यानी वो हवा जो पवन में समाहित होकर आती है। ऐसी हवा जो हवा के साथ सुगंध लेकर आती है। आज
वो फूला नहीं समा रहा है, उसकी गाड़ी में एक परी बैठ कर जा रही है, वो बहुत खुश है। कहानीकार वर्णन कर रहे हैं कि हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी, सारी देह उसकी सिरसिरा रही है। इसके साथ ही एक प्रसंग बार बार में आता है, महुआ घटवारिन का प्रसंग, और वो चाहकर बार बार में हीराबाई को वो महुआ घटवारिन का प्रसंग सुनाता है। आगे चलकर कई प्रकार के रूप में कहानी में वर्णन है, रास्ते में किस तरह से दोनों बातचीत कर रहे हैं, हाथ मुंह धोने का प्रसंग का वर्णन किया है, वो फिर रास्ते में नाश्ता कर रहे हैं, कलेवा करने का जो प्रसंग है, फिर हीराबाई का नृत्य और हीराबाई के दोस्तों का व्यवहार, और किस तरह से अंदर ही अंदर हीरामन को हीराबाई से लगाव हो जाता है, वो उस पर आसक्त हो जाता है, और वो ये भी महसूस करता है कि हीराबाई भी उस पर मोहित है। अंदर ही अंदर एक अनजाना सा एक आत्मीय रिश्ता बन जाता है, और पूरी कहानी ये जो रिश्ता है इसके साथ जुड़ी हुई है। पूरी कहानी इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि समा गई है। आगे चलकर और एक समय ऐसा आता है जब इतनी चाहत होने के बावजूद हीरामन और हीराबाई एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। वो क्षण है जब कहानी में बहुत अधिक मार्मिकता आ जाती है। यहाँ पर कहानी अपने चरम पर जाती है जब रेलगाड़ी सीटी देकर चलती है। कहानीकार वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि गाड़ी हिली, हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया, कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई है मानो। लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर ही बढ़ा दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। हीराबाई के चले जाने के बाद उसका जो अकेलापन है, पूर्व के जो प्रसंग हैं, पूर्व की जो यादें हैं, उसके साथ हीरामन पूरी तरह से उनमें डूबा हुआ है। हीरामन उस खाली टप्पर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है जिसके अंदर बैठकर हीराबाई उसके साथ, उसकी पीठ के पीछे ही, और हीराबाई बैठकर गई थी। और अंत में फिर वो गुनगुनाने लगता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। कुल मिलाकर ये जो कहानी है, इसके अंदर बहुत सुंदर ढंग से, बहुत मार्मिक अंदाज में, बहुत चित्रात्मक शैली में आंचलिकता का निर्वाण हुआ है। और पूरी की पूरी कहानी हीरामन का जो एक पूरा जीवन अकेलेपन में गुजरा है, उस अकेलेपन की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाला है। अब वो कसम कर खा लेता है कि भविष्य में वो अब किसी महिला को, किसी नारी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, वरना उसके साथ फिर उसे कोई लगाव हो जाएगा और फिर वो एक नई कसक, नई पीड़ा के साथ जीवन जिएगा। इस प्रकार कहानीकार ने आंचलिकता को बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।